अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कलीम उल्लाह और आप देख रहे हैं कलीम उल्लाह ऑफिशियल। नाजरीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के नायब अमीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब को 10 साल की कैद बा मुशक्कत सजा सुना दी गई है। पाकिस्तान में ये वाज़ेह हो चुका है कि अशराफिया के लिए और कानून है, एलीट क्लास के लिए और कानून है और दूसरे आम अफराद के लिए और कानून है। जहां पर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में एक चीफ जस्टिस का बेटा अपनी गाड़ी से दो नौजवान लड़कियों को रौंद देता है, दो नौजवान लड़कियों का कत्ल कर देता है। उसके बाद पाकिस्तान की अदलिया उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और उस नौजवान को यह कहकर छोड़ दिया जाता है कि दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह हो चुकी है। एक तरफ वो लड़का चीफ जस्टिस का जो शराब की हालत में, जो नशे की हालत में दो लड़कियों का कातिल होता है, उसको दोबारा से छोड़कर इस्लामाबाद की सड़कों पर फिर से नए कत्ल के लिए छोड़ दिया जाता है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के नायब अमीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब को 10 साल की सजा सिर्फ इस बुनियाद पर दी जाती है, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के खिलाफ धमकियां अमेज अल्फाज का इस्तेमाल किया था। सिर्फ धमकी अमेज अल्फाज का इस्तेमाल करने पर 10 साल की सजा और एक जानिब दो लड़कियों के कातिल को 2 दिन के बाद रिहा कर दिया जाता है। इससे तो वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान के अंदर जो कानून है वो सिर्फ बड़ों के लिए है, एलीट क्लास के लिए है या उन लोगों के लिए है जिनके ताल्लुकात वक्त की हुकूमत के साथ बेहतर हों। जिनके हुकूमत के साथ बेहतर नहीं है तो उनका सिर्फ धमकियां देने पर 10 साल की कैद की सजा सुनाई दी जाती है। इन पर जो केस बनाया गया नायब अमीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब पर वो ये था कि उन्होंने जो काजी फाइज ईसा थे उनको धमकियां दी थी। वो भी पूरी पाकिस्तान को पता है किस बुनियाद पर धमकियां दी गई थी कि उन्होंने इस्लाम के मनाफी एक फैसला दिया था। बाद में उस फैसले के बाद इन्होंने धमकियां दी थी और उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया था। उस बुनियाद को केस बनाकर इनको 10 साल की कैद की सजा सुना दी गई। इससे एक बात और वाज़ेह होगी कि अभी तक हुकूमत ने कोई नरम गोशा तहरीक लब्बैक के साथ नहीं रखा। अभी तक तहरीक लब्बैक के साथ किसी किस्म की कोई कमिटमेंट, कोई मज़ाकरात, कोई नरमी नहीं हुई। अगर नरमी होती तो इतने बड़े सीनियर रहनुमा जो कि तहरीक लब्बैक के नायब अमीर हैं, उनको इतनी बड़ी सजा एक छोटे से केस में कैसे मिल सकती थी। तो इस बात से तो वाज़ेह हो गया कि अभी भी 2 माह बाद भी, सानिया मुरीद के बाद भी, आज भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हुकूमत की ज़दोकोप में है, हुकूमत का प्रेशर बर्दाश्त कर रही है और हुकूमत के क्रैक डाउन के अंडर है। और दूसरी तरफ इस सजा के बाद मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ उलमाए किराम ने अब आवाज़ें बुलंद करना शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान अहले सुन्नत जमात की एक बहुत बड़ी आवाज़ आसफ अशरफ जलाली ने वाज़ेह हुकूमत को पैगाम दिया है कि सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाएगा। रिहा नहीं किया जाएगा तो हम नई हिकमत अमली देंगे, नया लाएअमल देंगे और हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर देंगे। इसी तरह एक और बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उन्होंने भी सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। तो इस बात से तो वाज़ेह हो गया कि हुकूमत का ये जो फैसला है ये एक तो गैर आइनी, गैर कानूनी है। दूसरी तरफ हुकूमत जो है अब मुश्किलात फेस करेगी इस फैसले के बाद, क्योंकि वो सैयद थे, आले रसूल थे और बड़े बड़े उलमा जो थे वो उनकी इज्जत करते थे सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब की। तो अब ये देखना होगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से, उनके प्लेटफॉर्म से उनके लिए कैसी आवाज़ बुलंद होती है। हुकूमत जो है उनके खिलाफ, ये इस सजा के खिलाफ तहरीक लब्बैक कब हाई कोर्ट में जाएगी, कब सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। उसी तरफ दूसरी तरफ जहां उलमा किराम अब आवाज़ बुलंद करना शुरू कर रहे हैं, दूसरी तरफ सहाफ़ी हजरात भी आवाज़ बुलंद करने लगे हैं। पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी हैं रेहान तारिक साहब, उन्होंने एक निजी महफिल के अंदर, एक निजी तकरीब के अंदर बयान करते हुए कहा है कि हमें मुरीद के का सानिया जो है वो कवरेज करने की इजाजत नहीं दी गई, हमें किसी रिपोर्टर को वहां जाने से मना किया गया, हमें उस पर बात करने से मना किया गया। तो जब सहाफत पर आप इस तरह का कदगन लगाएंगे तो आप किस तरह तरक्की करेंगे? तो आप किस तरह कहते हैं कि हमारा ये जो निज़ाम है ये एक डेमोक्रेटिक निज़ाम है, ये जमहूरियत पसंद हुकूमत इस वक्त जो विराजमान है, जो बरसर इक़्तिदार है, वो जमहूरियत पसंद है। अगर जमहूरियत पसंद होती तो हम जैसे सहाफ़ियों को खुलकर क्यों नहीं बोलने दिया जाता? हम जैसे सहाफ़ियों को सानिया मुरीद की कवरेज क्यों नहीं की जाने देती?
کیوں ہمیں روکا جاتا ہے کہ آپ نے اس ثانیہ کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی؟ تو 26 نومبر کی طرح اب ثانیہ مرید کے بھی دبتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ تمام رفقا، وہ تمام مقتولین کے جو قتل ہوئے تھے، ان کے تمام جو گھر والے ہیں وہ یہ کیسز واپس لینا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ حکومت کا پریشر ہے یا اپنی رضامندی سے واپس لے رہے ہیں۔ تو یہ ثانیہ مرید کے کا جو واقعہ ہے یہ اب دبتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور مزید تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ مزید مشکلات کا شکار ہونے جا رہی ہے۔